दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये जो आरबीआई का नया सर्कुलर नई गाइडलाइन रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन से रिलेटेड रिस्क वेटेड एसेट का ये जो नॉर्म होता है इससे रिलेटेड बैंकिंग और एनबीएफसीज के लिए आई है। इसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन पे अच्छा और किन पे बुरा इंपैक्ट हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का एक एक करके इस आज की वीडियो में समाचार लेते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। फिर से एक बार बहुत कम शब्दों में इसे मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, बैंक जो है वो लोन बांटती है, और लोन बांटने के लिए बैंक के पास दो अलग अलग वेज होते हैं, दो अलग अलग बातें होती है। एक होता है बैंक का खुद का कैपिटल, और एक होता है बैंक के पास जो आपसे मुझसे बैंक ने लिया है ऐसा डिपॉजिट। ध्यान दीजिए, कैपिटल और डिपॉजिट। तो अब ध्यान दीजिए कि कोई बैंक अगर पहले 100 रुपए का लोन दे रहा था तो कंसिडर कर लेते हैं कि उसे 12 रुपए खुद का, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लेते हैं 10 रुपए खुद का कैपिटल होना जरूरी था। मतलब 100 रुपए के लोन में 10 रुपए का कैपिटल, इसका मतलब 90 रुपए हम कंसिडर कर सकते हैं डिपॉजिट से, और 10 रुपए जो है बैंक खुद के कैपिटल से। ऐसे 100 रुपए का लोन कंज्यूमर लोन के तौर पे बांट रही थी। कंज्यूमर लोन मतलब हम ये सारी चीजें जो खरीदते हैं, जो 0% वगैरह वगैरह पे मिलते हैं हमें अलग अलग स्टोर्स पे, मोबाइल से लेके फ्रिज एसी कूलर सभी कुछ चीजें। तो ये इस तरह से इसका बाइफर्गेशन था। अब आरबीआई ने क्या कहा है कि इसे हम 125% से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 100 की जगह 125% की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब सिंपल वे में कंसिडर कर लेते हैं, अब इतना ही लोन बांटने के लिए, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लीजिए, अगर आपको बैंक को किसी को इतना ही लोन बांटना है तो अब ये जो 10 रुपए का कैपिटल बैंक खुद का उसमें यूज कर रही थी, इसकी जगह बैंक को 12 रुपए का करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 रुपए से, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लीजिए कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया बैंक के लिए। अब इसमें दो बातें हो गई। ये जो बैंक्स होती है ना, ये बैंक्स ही एनबीएफसी को फाइनेंस करती है। इस बात को समझ लीजिए, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बजाज फाइनेंस, फिर इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स वगैरह हम जो देखते हैं, इनको फाइनेंस करती है। तो अब ऐसा हुआ कि बैंक को खुद को ही एक्स्ट्रा का कैपिटल इसमें डालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 रुपए का एक्स्ट्रा का कैपिटल कंपनी को बोरो करना पड़ेगा, मतलब ये लेना पड़ेगा। इसका मतलब है जो कॉस्टिंग है बैंक के लिए बढ़ गई। बैंक के लिए अब ज्यादा का पैसा खुद का लगाना पड़ रहा है। तो बैंक क्या करेगा, ये कॉस्टिंग वसूलेगा। किससे वसूलेगा? जब एनबीएफसी को लोन देगा, इसे क्या करेगा बैंक? महंगा कर देगा। इसे करेगा, हम एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, एक्सपेंसिव करेगा। अगर ये एक्सपेंसिव हो जाता है तो आगे एनबीएफसी जो आपको मुझे लोन देगी या ऑलरेडी दे चुके हैं, ये भी महंगे होंगे। इसका मतलब है बैंक के लिए ये कॉस्टिंग बढ़ गई, जो उनका उसके ऊपर लागत थी उसके लिए ही। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लागत के ऊपर ही कॉस्टिंग बढ़ रहा है तो बैंक आगे वो आपके मेरे ऊपर ढकेलेगा। सिंपल सी बात है। तो अब ये बात हुई बैंक्स के लिए और एनबीएफसी के लिए। अब यहां इस चार्ट के अंदर इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान दीजिए, जिन बैंक्स का ऑलरेडी ये कैटेगरी 1 का जो है कैपिटल एडेक्वेसी रेशो, ये पहले से ही, इसे टीयर 1 कैपिटल कहा जाता है। ये टीयर 1 कैपिटल जिन बैंक्स का पहले से ही अच्छा खासा था उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जिनका पहले से ही कम था उनके लिए दिक्कत हुई। जैसे एग्जांपल के लिए आप ध्यान दीजिए, सबसे कम है एसबीआई का। तो एसबीआई के ओवरऑल कैपिटल एडेक्वेसी रेशियोज टीयर 1 कैपिटल के ऊपर जो बर्डन आएगा वो 41 से 64 बेसिस पॉइंट होगा। अब इस बीपीस को भी समझ लीजिए, ये बेसिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। 100 बेसिस पॉइंट का, 100 बीपीस का 1% होता है। इसका मतलब 41 से 64 का मतलब होता है 0.41 से लेके 0.64%, ऐसे कंसिडर कर लीजिए। मतलब 1% से भी नीचे, 0.41 से लेके 0.61% का, 64% का इंपैक्ट एसबीआई के ऊपर होगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर आप देखते हो तो यहां हो जाता है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, एसबीआई, एक्सिस के ऊपर कुछ हद तक,
और कम से कम अगर देखा जाए तो फिर कोटक है, इंडसइंड है, इनके ऊपर कम है, बंधन के ऊपर और कम है। और बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे पीएसयू में सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, प्राइवेट में आरबीएल के ऊपर और फेडरल बैंक के ऊपर। इसलिए आरबीएल बहुत टूटा है दोस्तों। अभी कुछ आप पूछोगे कि आरबीएल इतना क्यों टूटा, इसी वजह से, क्योंकि अगर आप देखते हो तो इनका 94 बेसिस पॉइंट मतलब 1% के आसपास आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया इनके लिए, और ये प्राइवेट बैंक है। अब इसमें और एक बात होती है, इन बैंक के लिए कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ भी रहा है, पर एक बात समझने जैसी है, ये ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, मतलब इनके पास खुद का कैपिटल बहुत तगड़ा है। एचडीएफसी मर्ज के पास बात तो इनके पास अच्छा खासा कैपिटल है। आईसीआईसीआई भी खुद में बहुत तगड़ी है, और एसबीआई के पास भी बहुत तगड़ा कैपिटल है। इनके लिए भले ही ये नॉर्म्स बढ़ गए हो, फिर भी इनके लिए इसका जो इंपैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों के लिए रहेगा। तो मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बैंक मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये दोस्तों मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ूं, इस वीडियो के जरिए मेरा कोई स्टॉक्स खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूं। मैं ये मेरा खुद का स्टडी और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन बैंक्स में इस गिरावट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। पर यहां से आगे इन बैंकों में और थोड़ा गिरावट देखा जा सकता है, ये भी मैं इसमें जोड़ दूं। एचडीएफसी बैंक दोस्तों खास गिरा भी नहीं, कुछ हद तक इनमें गिरावट देखी जा सकती है इन नॉर्म्स के चलते। तो कंसीडर कर लेता हूं, इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें किन बैंकों में, अब ये जो बैंक है इनमें और गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि इनके लिए ये नॉर्म्स थोड़े और दिक्कत पैदा करते हैं। बंधन बैंक के लिए नहीं होगा ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि इनके लिए इन्होंने ऑलरेडी जो अपना कैपिटल एडिक्वेसी पहले से ही बहुत तगड़ा रखा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आ रहा है। तो बंधन बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर से कहूं ये 4 बैंक्स, इसमें जब गिरावट होगी तो एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगी, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों देखिए, ये नॉर्म्स ना और गोल्ड के जरिए लोन देने वाली और हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसी बैंक्स, ऐसी कंपनीज कौन कौन सी है आपके जानकारी के लिए बता दो, जिन्हें हम एनबीएफसीज कहते हैं। इन एनबीएफसीज में सबसे पहले गोल्ड के बारे में समझते हैं। गोल्ड लोन देने वाली मुथूट फाइनेंस है। देखिए मुथूट फाइनेंस के अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसके अंदर एक थोड़ा हमने अप ट्रेंड भी देखा है, इसी वजह से कि इन कंपनियों में अब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि इनके ऊपर उतना दिक्कत नहीं होगा, तो मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटीज है इन्हें ये ज्यादा इनकैश कर पाएंगे, या फिर लोग इनके पास जाएंगे भी, क्योंकि उधर महंगा हो रहा है तो इनके पास आ सकते हैं। तो इसमें मुथूट फाइनेंस है एक, मुथूट फाइनेंस के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। यहां से आगे ये एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल के हमें एक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और मुथूट के अलावा नेक्स्ट है मनप्पुरम। अब फिर से कहूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसलिए कि ये नॉर्म्स जो है इन्हें इन नॉर्म्स में से एक्सक्लूड किया गया है, इनका जैसा था वैसे ही है। तो इसका मतलब है अभी मार्केट में इन दूसरों का महंगा हो जाएगा, तो ये तो अल्टीमेटली उनके कॉम्पिटिटर है, तो इनको फायदा होगा। मनप्पुरम एक है मुथूट, दूसरा है मुथूट के बाद में मनप्पुरम। ये भी गोल्ड लोन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉसिबिलिटी इनके अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनेगा, इनको भी ध्यान में रखिए। और इनके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। मैं फिर से कहूं, हाउसिंग फाइनेंस, अभी हाउसिंग फाइनेंस में कौन कौन सी आती है, और सबसे आखिर में एक कंपनी जोड़ूंगा दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस में आती है ये कंपनी, इसे हम कहते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ध्यान दीजिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि फिर से वही इनके तरफ फ्लो आएगा, इनको इस पूरे नॉर्म्स में से एक्सक्लूड किया गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बाद में नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आती है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसे भी कंसिडर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मतलब सिंपल सी बात है, इनके कॉम्पिटिटर के लिए दिक्कत मतलब इनके लिए बेनिफिट, इनके लिए फायदा। तो उस फायदे को ध्यान में लेते हुए इनको भी ध्यान में लिया जा सकता है। और फिर लास्ट में आती है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर में से ये बैंक का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है सब्सिडरी, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी इसमें कंसिडर किया जाता है। ये लाभार्थी बन सकते हैं इस दिक्कत का, तो इनको भी ध्यान में रखिए। इनके अंदर भी एक हम अप ट्रेंड पॉसिबिलिटी है, एक कुछ हद तक तो हम इन्हें बेनिफिट होता हुआ देख सकते हैं। तो ये हुई ये कंपनी। और एक कंपनी है दोस्तों जो कि एनबीएफसी सेगमेंट से आती है। अब ये इस नॉर्म्स के अंदर इंक्लूड तो है इन पे, पर इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी ये काम शुरू ही नहीं किया है,
इनके पास अपना नया नया पैसा है और ये है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस जो है दोस्तों, इस कंपनी के लिए ये एक अच्छी न्यूज है उल्टा। इनके अंदर एक अप ट्रेंड देखा जा सकता है जियो फाइनेंस के अंदर, क्योंकि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए अगर दिक्कत है तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये कंपनी दोस्तों मैंने दिवाली के खुद के पिक्स के अंदर भी जोड़ी हुई है और देखिए योगा योग कि इसके लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इनका पैसा अभी वैसे ही पड़ा हुआ है और ये नॉर्म्स इनको है ही, पर इनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने वो अभी तक शुरू ही नहीं किया हुआ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए ये कुछ कंपनी है जिनके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं और ये कंपनी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। होप सो ये कंसेप्ट और इस दिक्कत में से, इस आपदा में से अवसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों ये मेरा चैनल और ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को डेली फॉलो कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सारी एक्सपायरी से रिलेटेड डेली गाइड करता हूं मैं, और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी रियल टाइम कुछ बातें आपके लिए शेयर करता हूं। तो ये आज का वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, एक लाइक चैनल को प्रमोट करता है। और दोस्तों कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हो और ऐसा ही करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।